आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज करने का फैसला करते हुए डी चौक में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी में कामयाब एहतजाज खत्म करने की कॉल देने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ओहदे से हटाए जाने की बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ के बानी पार्टी रहनुमाओं पर शदीद बरहम, बैरिस्टर गोहर को मुफाहमती बयान देने से भी रोक दिया। 4 अक्टूबर को डी चौक और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद तस्दीक की है कि इमरान खान ने रावलपिंडी के एहतजाज को खत्म करने के फैसले से इख्तलाफ करते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुलाहिजा कीजिए। अगर हमने इमरान खान को जेल से निकालना है तो हमें अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये ना इन्होंने निकालने देना है, कल इनको मिलिट्री जेल में भी डाल सकते हैं। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। रावलपिंडी में किए गए एहतजाज के दौरान कमेटी चौक से लेकर लियाकत बाग तक मुजाहिरीन और पुलिस में जबरदस्त तसादम हुआ। पुलिस एहलकार मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां फायर करते रहे और मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव करते रहे। हुकूमत ने इस एहतजाज से पहले ही रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए थे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस एहतजाज में नहीं पहुंच पाए। बुरहान मोटरवे पर वजीर आला के काफिले को पुलिस की तरफ से शदीद मुजामत का सामना रहा। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग से वजीर आला के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। मगर वजीर आला की तरफ से वापसी के ऐलान पर तहरीक इंसाफ कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने वजीर आला और सूबाई वज़रा की गाड़ियों का घेराव कर लिया और वापसी के ऐलान पर वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा सामने रख दिया। वजीर आला मुजाहिरीन को यह कहकर एतमाद में लेते रहे कि बैरिस्टर गोहर से बात हुई है, पिंडी में एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है, अब यहीं एहतजाज करेंगे। एहतजाज खत्म करने के ऐलान पर इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं पर शदीद भरमी का इजहार किया है। आजम स्वाति ने ब्रीफिंग देते हुए इमरान खान को बताया कि रावलपिंडी में हमारा एहतजाज बहुत जबरदस्त था, लोगों ने मुजामत की और शाम तक लड़ते रहे। इस पर इमरान खान ने आजम स्वाति से सवाल किया कि अगर एहतजाज इतना कामयाब था तो फिर मौखर क्यों किया गया। गैर मुसद्दक़ा ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि एहतजाज कॉल ऑफ करने पर इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन को बुज़दिल कहते हुए ओहदे से फारिग करने का भी कह दिया है और दीगर रहनुमाओं के नाम लेकर पूछते रहे कि फलां कहाँ था, मगर सहाफ़ती ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ। तमाम बाखबर ज़राए ये इतला जरूर दे रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर को हटाए जाने के बाद असद कैसर टॉप फेवरेट्स में से हैं और असद कैसर खान से मिलने आज जेल भी गए, मगर उनकी मुलाकात ना हो सकी, जिसकी वजह से इमरान खान ने ऐलान नहीं किया। जरा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में बैरिस्टर गोहर को कुर्बानी पेश करना पड़ सकती है। इमरान खान ने रावलपिंडी एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तायीद की। अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया था कि तुम एक गोली चलाओ, हम 10 चलाएंगे। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है। इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। आने वाला हफ्ता कितना हसास और गंभीर साबित हो सकता है, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इमरान खान आग बगोला हैं, सख्त अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड हैं क़यादत के हवाले से कि लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया जा रहा, क्यों कॉल ऑफ कर दिया जलसे को, लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा था उस टाइम पे। डिड यू सी ऑल दिस कमिंग? देखें, ऑब्वियसली ये तो सामने ही था और आज जो खान साहब ने बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई बात ऐसी है भी नहीं है। लेकिन दूसरा इशू तो ये भी है ना कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही तो डिलीवर कर सकता है ना। हर बंदा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे ज़िम्मे ये लगा दें कि मैंने जाके मारगला में पहाड़ी पे तोपखाना फिट करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता ना, कैपेसिटी नहीं है।
the real problem is right now کہ آپ چاہتے کیا ہیں, بڑی سٹوری کیا ہے, اور ہم الٹیمیٹلی چاہتے کیا ہے. عمران خان نے گنڈاپور کو سراہا بھی ہے, ان کے بیان کو بلٹ فار بلٹ, ٹیئر گیس فار ٹیئر گیس, ہر بار ڈنڈے کے لیے ڈنڈا ہوگا, ہر چیز کا اس کو سراہا ہے. خبر یہ آئی کہ بیرسٹر گوہر کو بزدل قرار دیا اور کہا ہے ہٹاؤ اسے. اس کی ہر خبر کی تصدیق ہو رہی ہے, جسٹ فالنگ شارٹ آف دیٹ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہے. میری آپ کے بھی پرانے کالیگز رہے ہیں, یقینی طور پہ آپ کے بھی ابھی کانٹیکٹس ہوں گے, میری بیشتر سے جو بات ہوئی ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں احکامات آ گئے ہیں, اگلی پریس کانفرنس کریں گے, ایس او پیز بھی اب بتا دیے گئے ہیں کہ اگلے احتجاج کے لیے ایس او پیز کیا اور کس حد تک جانا ہے. بیرسٹر, آپ کی جو اطلاعات ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بزدل اور اس کو ہٹا دیا جائے, یہ بات ہوئی ہے؟ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے ٹو بی فیئر ود وہ بھی اگین ہی از ناٹ سم واٹ جس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی جا کے شریف آدمی ہے نا بنیادی طور پہ. I mean آپ کا اگریسو شریف آدمی کا کام نہیں ہے, اگلے 4-5 ہفتے تو بالکل شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اب آگے, اور دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک دن کا ہونا بھی نہیں ہے. اب یہ فرائیڈے کو جو آئیں گے تو یہ پھر یہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ ہفتوں کا میلہ لگے گا, جو مجھے لگ رہا ہے چیزوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ پورا جو خیبر پختونخوا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے, پورا پنجاب ادھر سے آ رہا ہے, اور سندھ بھی ساتھ ملے گا, کچھ نہ کچھ بلوچستان بھی ملے گا, تو پھر یہ ایک دن کا تو نہیں ہے. اور آئی تھنک اس کو اب یہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے دیکھا ہے کہ جی مجھے کوئی رسپانس مل ہی نہیں رہا, جب آپ سافٹ طریقے سے کوئی مل ہی نہیں جا رہا تو لیٹس گو فل ہارڈ وے. اور اب وہ, اگر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر امینڈمنٹ بھی یہ لے آئے اور کورٹ جو آخری ایک ہمارا ہے جس سے ہم کوئی ریلیف جو ہے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں رہی, تو پھر اب ہم کیا کریں گے. So I think he want to give a last blow before this constitutional amendment, this is for sure. کہ ایک دفعہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور زوروں کا دو, اور اس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ ایگریسو گنڈاپور سٹائل کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں. مزید وہی آئیں گے نا, ہر کام کرنے کے لیے علیحدہ لوگ ہوتے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ اب زیادہ لوگ تو وہی آئیں گے جو زیادہ اگریسو ہیں اور زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. آج انہوں نے یہ بھی پوچھا علی محمد کہاں تھا, یہ مروت کہاں ہے, یہ فلاں کیا کام کر رہا ہے. ان کو بھی ڈانٹ پلا دی, جو ملنے گئے تھے اپنا بتانے گئے تھے کہ لائرز میں نے بڑے اکٹھے کیے اور ہم پہنچے کہ کیا بتانے آئے ہو مجھے. ہی از گیٹنگ مور اینڈ مور فرسٹریٹڈ ود ایچ پاسنگ ڈے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اس حوالے سے جو مقامی قیادت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ لیکن پی ٹی آئی میں ورک سو کلوزلی ود خان. فواد چاہتا کیا ہے خان ابھی؟ یہ تو جو آپ نے کہہ دیا, خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگریسو اور لوگ اور اوپر آئیں, کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی, کوئی اور طریقہ تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ دو ہی طریقے ہیں نا, یا تو سافٹ طریقہ ہے یا ہارڈ طریقہ ہے. سافٹ طریقہ انہوں نے ہر طرح سے آزما لیا ہے, ان کو رسپانس نہیں مل رہا. اب ناؤ ہی وانٹس ٹو گو ہارڈ وے. ہارڈ وے کے لیے جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ تو مطلب دیکھیں نا, اب شبلی تو نہیں کر سکتا, شبلی تو ایک جلسے میں بھی کبھی نہیں گئے. اسی طرح سے یہ جو لاٹ ہے یا گوہر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا وہ نہیں کر سکتے. یس علی امین کر سکتے ہیں, جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. پنجاب میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ جو یا تو جیلوں میں ہے اور یا باہر ہے, اور اگر نہ بھی ہوں تو ٹو بی فیئر ود حماد سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرنا یا میاں اسلم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کو بڑے اگریسولی آگے جا کے تو وہ کریں گے, وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی. سو یہ سیکنڈ لاٹ جو ہے جس طرح ہوا تھا وہ ہوگا. لیکن اس دفعہ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 سالوں میں بالکل نئے لوگ آئے ہیں, اور ان کو ہم بھی زیادہ نہیں جانتے ہیں, خان صاحب بھی زیادہ نہیں جانتے ہوں گے, بٹ وہ بڑے ینگ ہیں. دے آر ویری انرجیٹک اینڈ دے آر ہاٹ بلڈڈ. ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ یہ جب ابھی لگنا ہے, معاملہ لگنا ہے, اب اس میں لیڈرشپ تو دیکھیں نا وہی کرے گی جو علی امین گنڈاپور بیسکلی has been given this task. ٹھیک ہے نا, اب علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک پہنچنا ہے, باقی سب لوگوں کو عمران خان کہہ دیا کہ آپ ڈی چوک پہنچیں. اب یہ لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے, ایم این اے ایم پی ایس جو ابھی آئیں گے وہ تو آئیں گے, جو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مگر عظما ایسے کہہ رہی ہے کہ کے پی کے ورسز پنجاب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کے پی کے ورسز فیڈریشن پنجاب سے تو خود پچھلی دفعہ تو دیکھو نا, کے پی سے تو کوئی لوگ نہیں آئے, پنڈی سے لوگ نکلے ہیں. تو عظما بخاری کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے ظاہر عظما نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا نا, جنہوں نے الیکشن لڑا ان سے پوچھ لیں کہ پنجاب کس کے ساتھ تھا, تو عظما کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ پنجاب ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پنجاب ورسز کے پی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور مسلسل میں دیکھتا ہوں پنجاب اسمبلی سے ایسی احمقانہ ریزولوشنز آتی ہیں جو ایکچولی فیڈریشن کو ہرٹ کر رہی ہیں. دیکھو میرا اپنا پنجابیوں جو مزدور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر میرا بڑا سٹانس ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بٹ پی ایم ایل این کلیمنگ کہ ہم کوئی پنجاب کی بڑی پارٹی ہیں اور پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ تو فلش بات ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب کی پارٹی ہے, کے پی کی پارٹی ہے. You have been in the thick of things جب آپ کے لیے بھی نمبر گیم بڑی
टफ हो रही थी और डिलीवर करना था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना था, एंड देयर आफ्टर घर भी भेज दिया गया। मगर 2 से 3 बंदे ये कह रहे हैं कि अभी काउंट में नहीं है पीटीआई के। वो दूसरी साहब 63A का फैसला भी आना है, लीगलाइज कर दिया गया फ्लोर क्रॉसिंग को एक दफ़ा फिर, या बहाल कर दिया गया पुरानी शक्ल में, तो ये तो आसान हो जाएगा इनके लिए। राना साहब तो कह रहे हैं हमें तो मौलाना साहब की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो हम वैसे ही चाह रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ आ जाए, नंबर हमारे वैसे ही पूरे हैं, इन्हीं के तोड़े हुए बैठे हुए हैं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये फैसला आ जाएगा। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत ही नंबर नहीं की है। वजह नहीं है, प्रॉब्लम 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे। और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए। देखिए इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट हूँगा कि ये 2 बंदे इनको न्यूट्रलाइज पीटीआई के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये 2 बंदे अगर पीटीआई के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। ये तो पीटीआई की अनफॉर्चुनेट, मैं तो आपके सामने कितने, मैं जेल में था तो जोड़ने में नाकाम रह रही है, इनको जोड़ नहीं सके। ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती अगर मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम इमरान खान यू थिंक कि मौलाना भाई बड़े मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। सहाफ़ियों की बैठक में सिग्नल दिया कि मैं जा रहा हूँ इनके साथ, अब आके कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट तो हकदार ही नहीं आईनी तरमीम की। मेरा ये ख्याल है, अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि काजी फायज़ जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो आप अगर हमारा साथ दें, पीपल्स पार्टी तो मकबूल बाकर साहब को बनाना चाहती है आईनी अदालत के, आईनी अदालत का सरबराह, उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं तो उसके बाद गफूर हैदरी साहब ने, आपने देखा होगा कि बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो रिलीजियस कार्ड, जो मैं और आप तो ज़ाहिर अप्रूव नहीं करते, लेकिन उन्होंने बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है फायज़ ईसा साहब के ऊपर तो वो क्लियर हैं कि वो अगले कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और इसीलिए इसके ऊपर वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर उनका कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। और दूसरा एक ज़ाहिर है, अभी आपने देखा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ भी जो वाक़या है, तो मौलाना तो बिल्कुल फायज़ ईसा साहब तो नाकाबिल कबूल है उनके लिए। और एट द सेम टाइम अब देखें मंजरनामा अगले हफ्ते का क्या होगा। डी चौक में इमरान खान, केपी आ रहा है, पंजाब आ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बैठे होंगे निगोशिएशंस के ऊपर। अगर मौलाना फजलुर रहमान की आप बात नहीं मानते तो वो भी डी चौक होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है हुकूमत के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान को रोनते हुए आगे चले जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नेक्स्ट वीक, और अभी से हुकूमत अगर उनके घरों पे चक्कर लगाना शुरू कर दे तो बेहतर है, वरना 2-3 दिन बाद तो उन्होंने जाने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, तो बी राइट बैक। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई नई कमेटी पर एतराज। जजेस कमेटी में बैठने से माजरत। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई कमेटी की जानिब 63A नजरसानी केस में 5 रुकनी बेंच की तश्कील। जस्टिस मुनीब का बेंच की तश्कील पर एतराज और बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर पहले से मुनकसिम अदालती माहौल, अदालती हुक्म और हुक्म की बजा आवरी दोनों पर असरअंदाज हो सकता है। आज मुनर्रे फरक्की ने पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपीलों पर समाअत होना थी। जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर समाअत कुछ ही वक्फे के बाद मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब से कुछ देर पहले आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस में रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मुनीब ने अपने दूसरे खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का खत मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी शदीद मुहिम की सूरत सामने आया। बदकिस्मती से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस अमल में खुद को शामिल किया। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है? जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल है। अफसोस के साथ कहने पर मजबूर हूँ कि जो कुछ आपने मुझे भेजा वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत में मजीद ये कहना है कि अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है।
आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, इस खत से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को एक तफसीली खत लिखा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर तीसरे सीनियर तरीन जज ने अपने खत में आईनी सवालात उठाते हुए 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में कहा है कि 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लाजब बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया है। जस्टिस मुनीब का यह कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उनका मजीद यह कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा, मगर उन्होंने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब ने अपने खत में नुक्ता उठाया है कि लाजो बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई को जजेस कमेटी में एड हॉक जजेस के अमूर तय कर लिए गए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 की खिलाफ है। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा है कि मौजूदा हालात में 63A नजरसानी की समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूं। आज आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरे अदालत में पहुंचे, तहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं पहुंचे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुली अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का एक हिस्सा पढ़कर भी सुनाया, जिसमें ये लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, इसकी तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब भी ना लिया जाए। जस्टिस मुनीब ने यह मुतालबा भी किया कि उनके खत को नजरसानी केस का हिस्सा और बनाया जाए और रिकॉर्ड पर लाया जाए। खत पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से जेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठ जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश की जाएगी, वगरना बेंच की तश्कील सिरे 9 होगी। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एतराज़ उठाया कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत भी जजेस कमेटी ने बेंच नहीं बनाया। एक मेंबर जज जजेस कमेटी में शामिल नहीं हुए। जजेस कमेटी का मामला फुल कोर्ट को तय करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मरकजी केस में फरीक थे, हम आपको नजरसानी में भी सुन लेंगे। अदालत अली जफर को फरीक बनाने की इजाजत देती है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। समाअत के इख्तिताम पर आला अदालत ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे गए खत में यह कहा है कि इस वक्त दस्तयाब नहीं हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बेंच नंबर 3 में केसेस सुने और हम जजेस टी रूम में भी इकट्ठे हुए। तहरीरी हुक्मनामे में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हदायत जारी की गई कि मौजूद जज जस्टिस मुनीब अख्तर को अदालती ऑर्डर फराहम कर दिया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह भी हदायत दी गई है कि मौजूद जज जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करें कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना होए तो जजेस कमेटी इजलास करके एक और जज को शामिल कर लिया जाएगा। और इसी तहरीरी हुक्मनामे के खिलाफ अब से थोड़ी देर कबल जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और खत लिख दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। अक्सरियती फैसले की राय जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर की थी, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम खेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुकूमत की जानिब से उठाया गया वो कदम है कि जिस पर अदालत में बगैर किसी इबहाम के तफरीक मौजूद है। आईनी तरमीम का हुकूमत मजबूत इरादा रखती है। इवन राइट नाउ अगर 63A नजरसानी केस में आला अदालत अपने ही फैसले के बरक्स कोई फैसला दे देती है, आईनी तरमीम के रास्ते से मुनर्रिफ अरकान के वोट
नाशुमार होने की एक बहुत बड़ी रुकावट, एक ऑब्स्टिकल हुकूमत के रास्ते से हट जाएगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अदालत एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पार्लियामेंट की बुनियादें हिला रही है, मगर जिस फॉर्मूले के तहत आईनी तरमीम के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, नून लीग की डिक्शनरी में इस गठजोड़ को कैसे डिफाइन किया जाएगा, द क्वेश्चन रिमेन्स। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आला अदालत ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजो बेंच ने मुत्तफिक का फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होने को मद्देनजर नहीं रखा, और अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालती फैसले में कहा गया है कि तनाज़े जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और उसके फारूक एच नाइक, और उसके बाद बात करेंगे बैरिस्टर अली जफर साहब से। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा कि आज जस्टिस मुनीब ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में बादशाह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हदायत जारी की गई कि मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर को अदालती ऑर्डर फराहम भी किया जाए, और रजिस्ट्रार को यह भी हदायत दी गई कि मोअज़्ज़िज़ जज को दरख्वास्त की जाए कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच में शामिल हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो जजेस कमेटी इजलास करके एक और जज को शामिल कर लिया जाएगा। तो अब आप इससे इत्तफाक करते हैं कि अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर असर नो एक और नया बेंच बना दिया जाए, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर का ये तकाजा है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और एक फुल कोर्ट बिठाया जाए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत के अंदर नहीं देखा कि इतने इख्तलाफात जुडिशरी के अंदर, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इतने बढ़ जाएं। जहां तक फॉर्मेशन ऑफ द बेंच इज कंसर्न, पहले खाली पावर होती थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो बेंच फॉर्म करे, मगर पाकिस्तान बार काउंसिल की और मुखला की देरीना ख्वाहिश थी कि ये कमेटी होनी चाहिए, एक आर्बिट्ररी और यूनिलैटरल पावर चीफ जस्टिस के पास नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया, जिसको कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके अंदर ये थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी जो की गई उसमें 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूरी जज, और उसके बाद जो सीनियर जज होगा, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी फॉर्मेशन ऑफ द बेंच विद रिगार्ड टू केसेस अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, या इनको सो मोटो केसेस भी आप कह सकते हैं। मगर इसको रिसेंटली अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत वक्त ने, पार्लियामान नहीं, ये मैं आपको जरा फर्क बता दूं, हुकूमत वक्त ने ऑर्डिनेंस इशू किया, जिस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है या मुद्दत है वो 120 दिन होती है। उसके अंदर उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कमेटी को चेंज कर दिया और ये कहा कि ये जो कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी बेंच को, वो चीफ जस्टिस साहब होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे और चीफ जस्टिस के नॉमिनी होंगे। इसका मतलब है कि थोड़ा सा उन्होंने तब्दील किया। अब क्वेश्चन इज दिस, ये जो ऑर्डिनेंस है ये टेम्पररी लेजिस्लेशन है, मगर पार्लियामान के पास इसका हक है इसको इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करे, आइन उसको हक देता है। अगर ये समझते हैं, अगर कोई भी इस बात समझता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है आइन की रूह के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। मगर जब तक कि ये ऑर्डिनेंस सेट असाइड नहीं होगा, जब तक कि ये ऑर्डिनेंस स्टे नहीं होगा, मैं समझता हूँ, मे बी मैं गलती पर हूँ, मगर मैं जो एज ए तालिब इल्म ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैं समझता हूँ ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है और फॉर्मेशन ऑफ कमेटी वही है जो ऑर्डिनेंस के अंदर आई है। सर, मेरा आपसे सवाल है, कथा कलामी माफ के ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है, ओके, यू स्ट्रिक्टली टेकिंग द टेक्निकल पॉइंट एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या 3 की बजाय 2 जजेस भी इस कमेटी में बैठ के बेंच बना सकते हैं? और अब क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा, आई डू नॉट कंसिडर दिस, अगली उन्हें कह रहे हैं असर इन्होंने नया बेंच बना देंगे, एक नए जज को डाल देंगे, सो इज दैट ओके? देखिए, बात यह है कि जस्टिस मुनीब साहब अख्तर साहब इज अ गुड जज, आई हैव गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बात यह है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन को नॉमिनेट कर दिया एज ए 3rd मेंबर ऑफ द कमेटी,
اس کا مطلب ہے کہ 3 کمیٹی کے ممبر ہو گئے، اور یہ جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیسیشن آف 2 پیپل ول پریویل. میجورٹی ڈیسیشن اگر 2 آدمی کریں گے تو یہ کہتے ہیں پریویل کرے گا. اب اس کے اندر اس کا 3 ممبرز ہیں. اگر جسٹس منیب اختر صاحب کو تو آرڈیننس نے باہر کر دیا ہے، رائٹلی اور رانگلی. اب اس کے اندر 3 ممبرز ہیں، جسٹس شاہ صاحب، جسٹس چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین. اور اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آتے ہیں تو خالی 2 رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 یہ فیصلہ کر سکتے ہیں فارمیشن آف دا کمیٹی کیا ہوگی. ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم آسکنگ یو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں 2 بھی بیٹھ کے وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. دیٹ ول اسٹینڈ بیکاز تحریک انصاف اور بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں دیٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ. 3 تو ہونے ضروری ہیں اور منصور علی شاہ صاحب بیٹھنا نہیں چاہ رہے. اگر تیسرا بھی نہیں آتا ہے، اگر تیسرا جج بھی نہیں آتا ہے تو 2 کو تو فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے بالکل ایک اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا. یہی بات چیف جسٹس نے آج اسٹینڈ سٹل کی ہے. مگر سر مجھے یہ بتائی دیجیے گا کہ آج تو جسٹس منیب نے کہہ دیا کہ میں تسلیم نہیں کرتا اس ججز کمیٹی کو، اس لیے میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. کل کو اگر دیگر، اور انہوں نے روایتی اپنے نارمل سارے کیسز سنے، مگر اگر کل کو دیگر بردر ججز بھی کہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں بیٹھیں گے ان کانسٹیٹیوشنل کیسز کی سنوائی کے لیے کیونکہ وہ کمیٹی کمپلیٹ نہیں ہے اور ابھی تک جو بھی تنازع چل رہا ہے اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں، دیٹ ول لیڈ ٹو اے فل برون آؤٹ کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ول اٹ ناٹ؟ بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اوپن جنگ ہو گئی ہے امنگسٹ دا ججز آف دا سپریم کورٹ. اوپن جنگ ہو گئی ہوئی ہے. اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے کہ یہ ججز سپریم کورٹ بالکل ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. تو فاروق ایچ نائک صاحب ججز کی جاب ڈسکرپشن کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، لیکن یہ فرمائی دیجیے گا آدھے سال تک تو قاضی صاحب خود بینچز پہ نہیں بیٹھے، انہوں نے گریز کیا، بلکہ اپنے چیمبر کو اپنے کام تک اپنے آپ کو محدود رکھا. سمیت جسٹس سردار طارق مسعود کے ماضی میں بالخصوص ملٹری کورٹس پہ بنے ہوئے جسٹس بندیال کے لارجر بینچ میں دونوں نے معذرت کر لی ہے کہتے ہوئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام ہونا چاہیے اور اسے ہم لافل کورٹ نہیں مانتے یا نہیں گردانتے. دا فیکٹ از کہ چیف جسٹس جو کل اصول لے رہے تھے اگر آج دیگر ججز لے رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2 wrongs do not make a right. That was a wrong. 2 wrongs do not make a right. جو قانون ہے، قانون کی سب نے کیا کہتے ہیں اطاعت کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، اور اس کے اپنی وشز کو اوپر نہیں لا سکتے. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ کل وہ غلط تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر پیونی جج؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ویو غلط تھا جو میں سمجھتا ہوں، اور آج بھی غلط ہے. اور آج ان کا غلط ہے. قانون کے مطابق چلنا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اگر ہم قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قانونی اور آئینی بحران ہوگا. نیکسٹ کویسچن سر. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج مایوسی ہوئی اور وہ امید یہ رکھ رہے تھے کہ جسٹس منیب اختر ہیں وہ کیونکہ دیگر روٹین کے کیسز سن رہے تھے تو آج یہ بھی کیس سن لیں گے. وہ کیا معاملات کی سنگینی سے بے خبر ہیں چیف جسٹس؟ ڈز ہی ناٹ ریئلائز the kind of apprehension and frustration that his fellow brothers are feeling? میڈم یہ تو آپ کوشچن چیف جسٹس صاحب سے کر سکتی ہیں. میں جو ان کا جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. پاکستان بار کاؤنسل کے آپ وائس چیئرمین ہیں. جی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس وقت جو اختلافات ہیں، اختلافات بہت اوپن ہو گئے ہیں اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ججز آف دا سپریم کورٹ کا ان کو ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے، اپنی ایک فل کورٹ کی میٹنگ کر کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. اس کے لیے نہ ملک کے لیے اچھا ہے. اور یہ فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس کے بہت حامی اور حق میں ہوتے تھے ماضی میں؟ صدارتی آرڈیننس کی حمایت اور لیگیلٹی کا ایک بار فیصلہ ہو جائے، فل کورٹ کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ یہ دیکھیں نا، یہ پھر یہ فیصلہ کریں گے چیف جسٹس صاحب. میں اور آپ نہیں کر سکتے. میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک فل کورٹ میٹنگ کال کی جائے. مگر جہاں تک بینچ کی تشکیل کا تعلق ہے، جو آرڈیننس کے نیچے اس وقت چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے نامنی کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اپنا سینئر پیونی جج کے ساتھ مل کر اس بینچ کو بنائیں. اچھا. اور سر 300 سے زائد وکلا خط لکھ رہے ہیں اسی آئینی ترمیم کو نہیں ماننا چاہیے، جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح آپ کے سابق چیف جسٹسز بھی خط لکھ رہے ہیں اور بارز بھی اپنا آواز بلند کر رہی ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے جتنی ایک رسپانس آنا چاہیے وہ ابھی تک آ رہا ہے؟ اور اگر ایسی آئینی ترمیم جس کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اسی حال حلیے اور اسی طریقہ کار میں اگر آ گئی تو ایک فل آؤٹ ایک جوڈیشل پش بیک
तो मुतवक्के नहीं है? मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा एक बुरहान पैदा हो गया, आईनी बुरहान है। इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर इस मामले को हल करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी हो गया है कि कल मैं इस्लामाबाद में हूँ, कल जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हमारे, वो इसको एक मीटिंग कॉल करें ताकि इस मसले को जो भी काउंसिल का मौक़िफ़ हो, और इसके साथ साथ जितने भी बार काउंसिल हैं, प्रोविंशियल बार काउंसिल हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटीज की मीटिंग कॉल करें, या तमाम क्या कहते हैं काउंसिल की मीटिंग कॉल करें, उसके बाद अपनी राय दें कि इस वक्त क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त वो आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर हमको इस मुश्किल से निकलना चाहिए, और एक शख्स की जो भी एक शख्स है उसकी क्या कहते हैं ख्वाहिश पर नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फारूक नायक साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। बात करेंगे बैरिस्टर अली जफर साहब से, सीनियर कानूनदान है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अपने खिलाफ चार्जशीट का जवाब देना भी आज गवारा नहीं समझा, लेकिन बहरहा बेंच की तश्कील पे आपने जरूर एतराज उठा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी की बजाय 2 रुकनी कमेटी ने बेंचेस तश्कील दिए हैं। दैट इज योर आपका मुद्दा रहा है, लेकिन काजी साहब मेंटेन करते रहे कि कानून की मंशा यही है कि एक जज ना भी आए तो पूरी सुप्रीम कोर्ट का काम स्टैंड स्टिल पे नहीं लाया जा सकता। क्या कहेंगे? वाज़ेह लिखा है कि कमेटी 3 मेंबर्स की होगी और वो 3 मेंबर्स बैठेंगे और बैठ के फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच है। अब चूंकि कमेटी 2 मेंबर्स की थी और वो 2 मेंबर्स ने फैसला किया, जैसे मुशफिल ईसा साहब ने कहा मैं उस कमेटी में नहीं बैठूंगा, उनकी जो भी कानूनी वजूहात थी, तो वो अब कमेटी ने जो 5 मेंबर बेंच बनाया वो मेरी नज़र में आइन और कानून के मुताबिक नहीं, ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी थी, वो गैर कानूनी बेंच है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके 2 हल हैं। एक हल तो ये है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और पूरा सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब दे कि हमने आगे जाके किस तरह करना है अगर ये पोजीशन हो। फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके मुताबिक फिर चीफ जस्टिस आगे एक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीके ये है कि पार्लियामेंट इसमें कानून साजी कर दे और ये जो गैप है, ये जो खला है, उसको पुर कर दे कि हाँ 2 जजेस भी फैसला, दो जजेस भी कमेटी का फैसला कर सकते हैं, 3 की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 2 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप ये केस सुने। इसके ऊपर चीफ साहब ने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं फरमाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पहले जस्टिस मुनीब साहब को मनाने की कोशिश करेंगे और फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर हम नया बेंच तश्कील करेंगे। मेरी नज़र में अगर वो नया बेंच 3 मेंबर कमेटी नहीं तश्कील करेगी तो फिर हमारा ऑब्जेक्शन अपनी जगह कायम रहेगा कि नया बेंच भी जो है वो नहीं सुन सकता। दूसरा एक और बड़ा मेजर इशू इसमें आ गया है। अब अगर जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो अपने फैसले पे रहते हैं और मेंबर नहीं बनते इस बेंच का, वो ऑथर जज हैं ऑथर और जज, रिव्यू का एब्सोल्युटली। कानून ये कहता है जो ऑथर जज है जिसने जजमेंट लिखी हो उनका बैठना जरूरी है बेंच में। तो अगर वो नहीं बैठते तो फिर क्या होगा, इस सवाल का जवाब भी फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट देगा, एक फुल कोर्ट देगा, क्योंकि इसका भी रूल्स में कहीं जिक्र नहीं है कि अगर एक सिटिंग जज जो ऑथर जज है वो अगर नहीं बैठते तो फिर क्या रिव्यू सुन सकता है दूसरा कोई और बेंच। ये 2 बड़े अहम आईनी सवाल हैं जिससे एक जुडिशियल क्राइसिस पैदा हुआ है और इस जुडिशियल क्राइसिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान मेरी नजर में बैठ के कर सकते हैं या इस पे कोई कानून साजी पार्लियामेंट कर सकता है। और ये बैरिस्टर 2 साहब, ये फारूक नाइक साहब का कहना है कि 2 नहीं है रुकनी जज कि भी ये फैसला कर सकते हैं, मगर आप कह रहे हैं कि एक बार फिर अगर फिर से दो जजेस बैठ गए तो हम फिर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक और बात सर, सवाई जस्टिस मुनीब अख्तर के 63 के बेंच को लाइक माइंडेड बेंच क्यों कहा जा रहा है? अब ये क्यों तासुर पैदा हो रहा है? साथ ही जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजेस की बेंच में शमूलियत पर भी एतराज उठा दिया है और ये कहा है कि व्हाट्सएप के 27-28 जुलाई 2014 के मैसेजेस को कोट किया है। साथ ही 19 जुलाई 2014 की जुडिशियल कमीशन के इजलास में भी जो तय करदा दायरा कार था उसको एक बार फिर हाईलाइट किया है कि एडहॉक जजेस को तो इन कामों के लिए महदूद होना था। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मौजूदगी को हैरानकुन भी करार दिया है। जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, अवाम इस वक्त सारी अवेयर है, पब्लिक में ये डिस्कशन हो रही है और वो ये कहते हैं कि इस बेंच में 2 जज साहिबान जो हैं, जस्टिस मंदो खेल साहब और मियां खेल साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी राइटिंग में कह दिया है कि ये आर्टिकल 63A जो है उसके तहत वोट काउंट हो सकता है।
تو انہوں نے تو اپنا مائنڈ آلریڈی اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہوا ہے. دوسرے جو جج صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب، انہوں نے چونکہ بینچ کی تشکیل دی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی بینچ کی تشکیل جو انہوں نے دیا ہے اس کو وہ کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ وہ تشکیل درست ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو انہی کے فیصلے کے خلاف ایک آبجیکشن ہے. تو یہ دوسرا آبجیکشن ہو رہا ہے. اس سے نظر یہ آتا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ 4 ججز تو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ایک منیب اختر صاحب رہ جاتے ہیں ایک سائڈ پہ. تو یہ بینچ کا فیصلہ ایک طرح سے لوگوں کے نظر میں یہ غلط ہو سکتا ہے یا یہ ایک طرف جا سکتا ہے فیصلہ. تیسری چیز ایک اور جو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہی، اس کا آپ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں، ایڈ ہاک ججز کو جو لے کے آئے تھے وہ صرف اس لیے لائے تھے کہ وہ جو بیک لاگ ججز کا ہے، جو ڈیلیز ہیں ججمنٹس کے، وہ اس قسم کے کیسز سنیں، نہ کہ وہ آئینی کیسز یا اتنے اہم کیسز سنیں. جسٹس منیب صاحب نے وہ بھی ایک آبجیکشن ریز کی ہے کہ یہ ایڈ ہاک جج کو کیوں آپ نے اس کا ممبر بنایا ہے اس بینچ کا. تو وہ اپنی جگہ ایک اور تیسری بحث ہے. تو بیرسٹر اسینشلی آپ ڈویژن دیکھ رہے ہیں بڑی واضح طور پر سپریم کورٹ میں. آپ کا فل کورٹ کا تقاضا کبھی رہا نہیں ہے، ناٹ دیٹ اٹس کراسڈ مائی آئیز، لیکن 63A کا فیصلہ بہرحال سیاست پر بڑے ڈائریکٹ طور پہ اثرات مرتب کرے گا. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ اس وقت سپریم کورٹ میں بہت ڈویژن ہے اور یہ ساری جو پبلک میں جو باتیں آ رہی ہیں اور یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن ہے، صاف ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور کیونکہ یہ ڈویژن اتنی بڑھ گئی ہے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اب یہ سارے پبلک ڈبیٹ میں آ گیا ہے معاملہ. اس لیے ہمیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا انٹرنل کانفلکٹس ہیں اور صرف ہم باہر سے تبصرے کرتے تھے. اب چونکہ یہ پبلک ڈومین کی باتیں ہیں تو نظر آتا ہے کہ ڈویژن ہے، دونوں گروپس میں یا کیمپس میں اختلافات ہیں اس پہ. لیکن بہتر یہی ہوتا کہ اگر پبلک ڈومین کی بات ہے تو پھر یہ ساری بحث عدالت میں ہو اور سنی جائے اور پھر اس پہ فیصلہ ہو. اسی لیے میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس معاملے کا حل صرف ایک ہی ہے کہ پورا سپریم کورٹ بیٹھے اور وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر فیصلے سارے کر دے کہ کمیٹی کیسے، کون سی کانسٹیٹیوٹ ہوگی، بینچ کیسے بنیں گے، اور بینچ بننے کے بعد کون سا ایڈ ہاک جج آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، اگر آتھر جج نہیں ہے بیٹھا ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں پھر سالو ہو جائیں گی اور جو فل کورٹ ہے وہ پھر اس معاملے کو حل کر کے پھر آگے چلائے گا سارے ایشوز کو. اور میں نارملی، آپ کو پتہ ہے کہ میں فل کورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کہ ایک بینچ کو تبدیل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کوئی ایسا ایشو آیا جس میں رولز اور قانون جو ہے وہ چپ ہے، وہ نہیں بتاتا کہ اگر کمیٹی میں ایک جج نہ بیٹھیں تو کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں. بینچ کا قانون یہ بھی نہیں بتاتا کہ اگر ایک جج جو ہیں، جو سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے، جنہوں نے آتھر جج ہے، جنہوں نے ججمنٹ لکھی، وہ ریویو میں اگر نہ تو بیٹھیں بیرسٹر صاحب کیا آپ کو قطع کلامی معاف، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکثریتی ججز سپریم کورٹ کے آج انہوں نے ایکسیپشن لی ہے؟ آئینی درخواستیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کے تحت فکس کی جانی ہیں وہ سنی جائیں نہ سنی جائیں؟ آج جسٹس منیب علیحدہ ہو گئے ہیں، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک the majority has taken an exception؟ یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ بینچز جو بنے ہیں، یہ اس پہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بینچز بنانے کا اختیار 2 ممبرز کے پاس ہے یا نہیں، تو پھر کیا اس ایشو کو جب تک یہ حل نہیں ہوتا، کیا ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ان کے بنائے ہوئے بینچز میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ یہ بڑا کوشچن مارک ہے. کیونکہ آج اگر منیب صاحب نے یہ انکار کیا ہے تو کل کو اور ججز بھی انکار کر سکتے ہیں. یہ میں اس پہ کوئی فائنل اپنا نہیں دے سکتا. ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن ہر چیز ممکن. بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کے خط کو ایک سمیئر کیمپین قرار دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے
सेल्फ एड्यूलेशन की एक कैंपेन है, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और एक मेरे खिलाफ स्मेयर कैंपेन बनाना और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं किया चीफ जस्टिस ने। आपको बताते चले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह बुला लिया है और इजलास सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।